हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव। तो जैसा कि हम जानते हैं 1942 के समय महात्मा गांधी की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा था, जिस पर कांग्रेस की अखिल भारतीय कमेटी के द्वारा मुंबई के ग्वालियर टैंक में 7-8 अगस्त 1942 को बैठक का आयोजन किया जाता है एवं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा जाता है, जो कि महात्मा गांधी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत करते हैं एवं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हो जाता है एवं देशवासियों को अंग्रेजी प्रशासन के विरोध में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का मंत्र दिया जाता है। इस बैठक की सूचना अंग्रेज़ों को पूर्व ही हो जाती है, अतः अंग्रेजी सरकार के द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाता है एवं ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 8 अगस्त की मध्य रात्रि को सभी राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य होते हैं, जिन्हें गिरफ्तार करके आगा पैलेस तथा विभिन्न स्थानों पर नज़रबंद करके रखा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के नेताओं को, जो कि मुंबई के ग्वालियर टैंक में होने वाली बैठक में सम्मिलित हुए थे तथा वापस आते समय 11 अगस्त 1942 को मलकापुर स्टेशन के पास इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वाले नेताओं में पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, महंत लक्ष्मी नारायण दास, सेठ शिवदास डागा, यति यतन लाल जैन एवं बैरिस्टर छेदी लाल प्रमुख होते हैं। छत्तीसगढ़ से वापस जाते समय श्री पन्नालाल देवरिया एवं उनकी धर्मपत्नी विद्यामती देवरिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रायपुर से वापस जाते समय श्री पन्नालाल देवरिया और उनकी धर्मपत्नी विद्यामती देवरिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 9 सितंबर 1942 को ठाकुर प्यारेलाल सिंह के पुत्र, जो कि नागपुर के लॉ कॉलेज के छात्र होते हैं, एवं उनके साथी वल्लभ दास गुप्त, इन दोनों को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने नागपुर के हाईकोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहराया था। इस प्रकार कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर चलता रहता है और इसका छत्तीसगढ़ पर किस पर पड़ता है इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम रायपुर में देखते हैं। तो राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है एवं इस जुलूस के द्वारा भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, गांधी जी की जय नारे लगाए जाते हैं। इस जुलूस का नेतृत्व करते हैं रणवीर सिंह शास्त्री। तो याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1942 में अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय राजनेताओं की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा रायपुर में जुलूस निकाला जाता है और इस जुलूस का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। ठीक है, इस जुलूस के नेतृत्वकर्ता रणवीर सिंह शास्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं अंग्रेज़ों की दमन नीति प्रारंभ हो जाती है विभिन्न रूपों में, जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा अग्रदूत नामक समाचार पत्र, जिसके संपादक रहते हैं केशव प्रसाद वर्मा, इनको यह समाचार पत्र बंद करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार रायपुर में सत्याग्रहियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से विरोध प्रकट किया जाता है। इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण पांडे, त्रेतानाथ तिवारी और भगवती चरण शुक्ल प्रमुख रहते हैं। तो रायपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण शर्मा, जय नारायण पांडे, त्रेतानाथ तिवारी और भगवती चरण शुक्ल। इन राजनेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए यहाँ पर एक क्रांतिकारी घटना भी घटित होती है। अक्टूबर 1942 को रायपुर के नवयुवकों के द्वारा राजनेताओं को बंदीगृह से मुक्त करने के लिए रायपुर के केंद्रीय कारागार की दीवार को डायनामाइट से उड़ाने की योजना बनती है। इस योजना में मुख्य रूप से बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नागर दास बावरिया, जय नारायण पांडे और नारायण दास राठौर शामिल होते हैं। यह
घटना जो है वह हो नहीं पाती है, यानी कि यह जो प्लानिंग की गई होती है वह सफल नहीं हो पाती। इसके पूर्व ही इन नवयुवकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगली घटना देखते हैं। 9 अक्टूबर 1942 को रायपुर जिले के महासमुंद में घटित होती है। इसमें आंदोलनकारियों के द्वारा पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में आग लगा दी जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो 9 अगस्त 1942 यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन ही गांधी चौक में हजारों लोगों के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा जो गिरफ्तारियां होती है उनके विरोध में सभा आयोजित की जाती है एवं महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए वक्तव्यों के स्पष्टीकरण के लिए पंडित हरनारायण वाजपेयी के द्वारा इस सभा को संबोधित किया जाता है, जिस पर हरनारायण वाजपेयी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के साथ साथ जांजगीर चांपा में भी योग निधि के नेतृत्व में सभी सरकारी इमारतों में तिरंगा फहराया जाता है एवं चांपा क्षेत्र में नवयुवकों के समूह के द्वारा सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बिसाहू दास महंत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद देखते हैं पंडित राम प्रसाद अवस्थी के द्वारा क्या किया जाता है। तो इनके द्वारा लाल सेना के कार्यकर्ता होते हैं श्याम नारायण कश्मीरी, इनको अपने घर में आश्रय दिया जाता है, जबकि अंग्रेज़ों के अनुसार वे विद्रोहियों के श्रेणी में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार ये साहसिक प्रयास करते हैं। यह तो हो गई रायपुर और बिलासपुर की घटना। इसके बाद देखते हैं कि दुर्ग में जो प्रभाव होता है वह किस प्रकार पड़ता है। तो दुर्ग में अपेक्षाकृत क्रांतिकारी परिवर्तन यानी कि क्रांतिकारी प्रभाव दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 अगस्त 1942 को क्या होता है। 9 अगस्त 1942 को मोहनलाल बाकलीवाल एवं श्री रत्नाकर झा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस पर पाटन दुर्ग में रामदेव आचार्य के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला जाता है एवं इस व्यक्तियों के समूह के द्वारा पुलिस को खादी के वस्त्र पहनाने का निर्णय लिया जाता है, जिस पर पुलिस थाने को घेर लिया जाता है, परंतु दुर्ग जिला अधीक्षक के द्वारा पुलिस को गोली चलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है, जिससे 7 लोग मारे जाते हैं। के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुर्ग की क्रांतिकारी घटनाओं को, जिसको अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है रघुनंदन सिंगरौल की। ये कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इनको देख लेते हैं। तो 14 अगस्त 1942 को दुर्ग के क्रांतिकारियों ने शहर के लेटर बॉक्स को उखाड़कर शिवनाथ नदी में फेंक देते हैं। इसके साथ रघुनंदन सिंगरौल और उनके साथी मोतीलाल श्रीवास्तव के द्वारा नगर के टेलीफोन तार काट दिए जाते हैं। इनके द्वारा जिला कचहरी में आग लगा दी जाती है तथा नगर पालिका परिषद में भी आग लगा दी जाती है। इस पर रघुनंदन सिंगरौल एवं उनके सहयोगी श्री मोतीलाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की सामंती रियासतों पर भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि अगस्त क्रांति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो रायगढ़ रियासत के स्थानीय नटवर हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जाता है एवं पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में हरिचरण साव एवं गणपत श्रीवास्तव के द्वारा टाउन हॉल में तिरंगा फहरा दिया जाता है। तो रायगढ़ रियासत में नटवर हाई स्कूल के छात्रों के द्वारा जुलूस निकाला जाता है तथा रायगढ़ रियासत के पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में टाउन हॉल में तिरंगा फहराया जाता है। इसके बाद देखते हैं सारंगढ़ रियासत में क्या होता है। तो सारंगढ़ रियासत में केशव चंद शाह तथा उनके मित्रों के द्वारा भूमिगत होकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जयप्रकाश नारायण के द्वारा भूमिगत होकर समाजवादी कांग्रेस की स्थापना एवं प्रयास किए जाते हैं, उसी प्रकार के प्रयास सारंगढ़ रियासत के युवकों के द्वारा किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन तथा उपवास रखा जाता है, जिस पर अंग्रेज़ों के द्वारा राष्ट्रीय नेताओं को धीरे धीरे करके रिहा कर दिया जाता है, जिसमें 6 मई 1944 को गांधी जी को आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया जाता है और इस प्रकार 1945 तक सभी राष्ट्रीय नेताओं को जेल से मुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। कांग्रेस नेताओं को जेल से मुक्त होने पर रामाचरण राय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की जाती है। वहीं दुर्ग में अगस्त 1945 को राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का निर्णय लिया जाता है और रायपुर में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक
गांधी जयंती सप्ताह मनाने जाने का निर्णय लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं 1945 में जब वायसराय रहते हैं लॉर्ड बेवेल, तब क्या होता है। तो 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं वायसराय लॉर्ड बेवेल, जिनमें कांग्रेस नेताओं एवं मुस्लिम लीग के नेताओं का एक सम्मेलन होता है। परंतु यह सम्मेलन असफल हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मानती थी, परंतु भारत के जो कांग्रेस नेता थे वह बंटवारा नहीं चाहते थे। इस शिमला सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की ओर से जन नेता पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल हुए थे। इसके बाद 1945 में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, जिसमें विंस्टन चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी एटली की मजदूर दल के सामने हार जाती है। एटली के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा भारत में भी प्रांतीय चुनाव करवाने के निर्देश दिए जाते हैं, जिस पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 8 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी होते हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रांतीय सभा की 8 सीटें होती हैं, जिसमें सभी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी होते हैं, जिनमें धमतरी से महंत लक्ष्मी नारायण दास, बलौदा बाजार से पंडित रविशंकर शुक्ल, महासमुंद से सेठ जमुना लाल, मुंगेली से रामगोपाल तिवारी एवं दुर्ग के निर्वाचन क्षेत्रों से घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह निर्वाचित होते हैं। एवं मध्य प्रांत की यह जो सभा होती है प्रांतीय सभा, इसमें बहुमत दल के जो नेता होते हैं वे बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। इस प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में 27 अप्रैल 1946 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। एवं इस मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, D.K. मेहता, R.K. पाटिल, B.A. देशमुख, A.V. गोखले और डॉक्टर वारलिंगे शामिल रहते हैं। एवं बिलासपुर जिले के जननेता पंडित राम गोपाल तिवारी को संसदीय सचिव नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार प्रांतीय सभा का गठन होता है मध्य प्रांत में। इसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन के आगमन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत में आती है, जो कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार के गठन के लिए प्रमुख रूप से आती है। परंतु इसमें मुस्लिम लीग की अड़िगता के कारण यह मिशन जो है वह असफल हो जाता है, परंतु वे संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित करवाने में सफल रहते हैं, जिस पर मध्य प्रांत एवं बरार से संविधान निर्मात्री परिषद के लिए कांग्रेस की ओर से 17 सदस्य और एक मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संविधान निर्मात्री परिषद के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त निर्वाचित होते हैं तथा सामंती रियासतों की ओर से वहां के प्रमुखों के द्वारा सरगुजा के दीवान रघुराज सिंह, रायगढ़ से पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी एवं कांकेर रियासत से श्री राम प्रसाद पोटाई को निर्वाचित किया जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त जो है वे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं एवं रियासतों से सरगुजा से रघुराज सिंह दीवान, रायगढ़ से किशोर मोहन त्रिपाठी एवं कांकेर से राम प्रसाद पोटाई का निर्वाचन किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस का घोषणा किया जाता है, जिस पर भारत में हिंदू और मुस्लिम के मध्य दंगे भड़क जाते हैं। परंतु क्या छत्तीसगढ़ पर इसका प्रभाव पड़ता है? तो नहीं। छत्तीसगढ़ के जन नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि उस समय मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री, इसमें कहीं कहीं बुक में प्रधानमंत्री लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। तो वे जो होते हैं वे हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती होते हैं एवं मुस्लिम समाज के कुछ नेता जैसे मौलाना अब्दुल रऊफ़, अकबर खां, हाफिज खां इत्यादि के सहयोग के कारण छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होता है। एवं 27 अगस्त 1946 को एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक हैं के नारे बोले जाते हैं और इस जुलूस की अध्यक्षता करते हैं स्वयं हकीम खां। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पूर्वी राज्य संघ का गठन। तो यह पूर्वी राज्य संघ क्या होता है? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत
रियासतों को यह कहा जाता है कि वे या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या विभिन्न रियासतों का एक समूह बना सकते हैं, जिससे रियासतों के मन में स्वतंत्र रहने की लालसा यानी कि लालच उत्पन्न हो जाता है। एवं छत्तीसगढ़ के रियासतों के द्वारा रायपुर के राजकुमार कॉलेज में एक सभा आयोजित की जाती है और इसमें एक संगठन का जन्म होता है जिसे पूर्वी राज्य संघ कहा जाता है। इस पूर्वी राज्य संघ के जो अध्यक्ष होते हैं वे कोरिया रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह बनते हैं एवं इस संघ का मंत्री नियुक्त किया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1946 में कुछ सम्मेलन होते हैं, उन्हें इन सम्मेलनों को याद रखिएगा, यह एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह का आयोजन किया जाता है 13 से 15 दिसंबर 1946 के बीच, जिसका नेतृत्व करते हैं भुवन भास्कर सिंह। वहीं समोदा में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 7 से 8 दिसंबर 1946 को और इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। वहीं बेमेतरा में तहसील राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 31 दिसंबर 1946 को और इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं मोहन लाल बाकलीवाल। इस प्रकार हमने 1946 तक के घटनाक्रम को देख लिया। इसके बाद हम सीधे चलते हैं स्वतंत्रता दिवस की ओर। तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत स्वतंत्र हो जाता है तब मध्य प्रांत की ओर से राज्यपाल की शपथ लेते हैं मंगल दास पकवासा तथा मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा नागपुर सीताबर्डी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। वहीं तत्कालीन खाद्य मंत्री श्री आर के पाटिल के द्वारा रायपुर के पुलिस लाइन में झंडा फहराया जाता है एवं 15 अगस्त की सुबह रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तथा दुर्ग में मध्य प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और बिलासपुर में संसदीय सचिव पंडित राम गोपाल तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। तो यह विभिन्न स्थानों पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं इन नेताओं के नाम अवश्य याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नागपुर की सीताबर्डी में फहराते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, आर के पाटिल रायपुर के पुलिस लाइन में, रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और बिलासपुर में संसदीय सचिव पंडित राम गोपाल तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस 15 अगस्त के दिवस के अवसर पर कमिश्नर रहते हैं श्री KVL सेठ, इनके द्वारा 200 राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।